आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बड़ी ताकत टकराव के लिए तैयार बैठी है। कोई सीधे जंग लड़ रहा है तो कोई मौके की तलाश में है। चीन ताइवान को कब्जाना चाहता है, रूस यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और अमेरिका जो खुद को दुनिया का रक्षक बताता है वो हाल ही में वेनेजुएला पर हमला कर चुका है। दुनिया ने साफ देखा कि कैसे अपने हितों की बात आने पर अमेरिका वर्ल्ड पीस और यूनाइटेड नेशंस के नियमों को भी ताक पर रख देता है। वेनेजुएला के मुद्दे पर तो ज्यादातर देश खामोश रहे, लेकिन अब अमेरिका के निशाने पर बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। कुछ दिनों पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले शब्दों में कहा कि हम ग्रीनलैंड को लेकर कुछ करने जा रहे हैं, चाहे उन्हें ये पसंद हो या नहीं। आज दुनिया के नक्शे पर ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जो दिखने में खामोश, ठंडी और सुनसान लगती है, लेकिन असल में यही जमीन 21वीं सदी की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल चालों का केंद्र बन चुकी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जहां सिर्फ करीब 57,000 लोग रहते हैं, लेकिन जिसकी कीमत आज सुपर पावर्स अरबों खरबों डॉलर और ग्लोबल वॉर के रिस्क पर तोल रही है। एक तरफ अमेरिका खुलेआम इसे खरीदने की बात करता है और मिलिट्री एक्शन की धमकी देता है, दूसरी तरफ रशिया आर्कटिक में अपनी सेना और बेसिस तेजी से बढ़ा रहा है और तीसरी तरफ चाइना खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर इस इलाके में अपनी एक्टिविटी लगातार बढ़ा रहा है। ये अब सिर्फ डिप्लोमेसी का खेल नहीं रहा, बल्कि ये इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और फ्यूचर डोमिनेंस की लड़ाई बन चुकी है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका नेटो की यूनिटी को भी दांव पर लगाने से पीछे हटता नजर नहीं आता और यही बात इस पूरे टकराव को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो अमेरिका इस हद तक जाने को तैयार है। ये जमी हुई धरती अचानक इतनी अहम कैसे बन गई कि इसने अमेरिका, रशिया और चाइना जैसी ताकतों को आमने सामने खड़ा कर दिया। इसकी कहानी कहां से शुरू होती है और कैसे यहां लिया गया एक गलत फैसला ग्लोबल ट्रेड और वर्ल्ड पीस को हिला सकता है। President-elect Donald Trump has added purchasing Greenland to his wish list. Denmark says that Greenland is not for sale. Donald Trump wants Greenland. He wants access to the Arctic. He says it is to prevent Russia and China from taking over the region. Large protests in Greenland and Denmark as President Trump escalates his threats to take over the semi-autonomous Danish territory. New this morning, President Trump just said the United States needs Greenland and that anything less than total control is unacceptable. दुनिया के नक्शे पर देखने में ग्रीनलैंड एक ठंडा, खामोश और दूर दराज वाला इलाका लगता है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी की वजह से ये अर्थ के सबसे अहम जियोपॉलिटिकल लोकेशंस में से एक है। ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के अंदर लोकेटेड है और नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन के बीचों बीच फैला हुआ है। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन, वेस्ट में कनाडा एंड बैफिन बे, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और साउथ में खुला नॉर्थ अटलांटिक पड़ता है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच एक नेचुरल ब्रिज की तरह भी नजर आता है। इसका कुल एरिया लगभग 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर इसके असल एरिया को समझने के लिए इसका इंडिया से कंपैरिजन करें तो ये इंडिया के लगभग 2/3 हिस्से के बराबर है। हालांकि 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया होने के बावजूद ग्रीनलैंड की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 57,000 के आसपास ही है। इसके पीछे वजह यह है कि ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। यह बर्फ हजारों साल पुरानी है और कई जगहों पर इसकी गहराई 3 किलोमीटर तक है। इंसानों के रहने लायक जमीन ज्यादातर कोस्टल एरियाज तक सीमित है और ग्रीनलैंड के ज्यादातर लोग वेस्ट कोस्ट पर रहते हैं, क्योंकि वहां क्लाइमेट थोड़ा कम हार्श है और समुद्र से जुड़ा ट्रेड और फिशिंग पॉसिबल है। इसकी ज्योग्राफी की वजह से यहाँ इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि इसे दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में गिना जाता है। यहाँ सर्दियों के दौरान कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ग्रीनलैंड के अंदरूनी हिस्सों में तो टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ग्रीनलैंड के नदर्न पार्ट्स में सर्दियों के दौरान सूरज हफ्तों या महीनों तक नहीं निकलता। ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को जानने के बाद ये समझने से पहले कि आखिर आज ये आइलैंड ग्लोबल पावर्स की रणनीतियों के केंद्र में क्यों खड़ा है, हमें पहले ग्रीनलैंड के इतिहास को समझना होगा, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई।
आज से करीब 4,500 साल पहले लगभग 2500 BCE में ग्रीनलैंड की धरती पर इंसानों ने पहली बार कदम रखा था। ये मेनली साका कल्चर और इंडिपेंडेंस कल्चर के लोग थे जो आर्कटिक कनाडा से बर्फ और समुद्री रास्तों के जरिए ग्रीनलैंड पहुंचे थे। ये लोग शिकारी थे जो मछली पकड़ने और समुद्री जानवरों पर निर्भर रहते थे। पत्थर के औजार, हड्डियों से बने हथियार और ठंड से बचने के लिए एनिमल स्किन्स का इस्तेमाल इनके जीवन का हिस्सा था। इसके बाद यहाँ डोरिस्ट कल्चर और थ्यूल कल्चर समेत कई सभ्यताओं के लोग आए जो काफी लंबे समय तक शांति से यहाँ रहते रहे। इस बीच 10th सेंचुरी में कुछ स्कैंडिनेवियन नॉर्स लोग भी ग्रीनलैंड पहुंचे, जिनमें एरिक द रेड नाम का एक भगोड़ा भी शामिल था। हत्या के एक मामले में उसे आइसलैंड से 3 साल के लिए एग्जाइल पर भेज दिया गया था, जिसके बाद वो अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ यहाँ आ पहुंचा था। इन सालों में उसने ग्रीनलैंड के कोस्टल इलाकों को एक्सप्लोर किया और वही एक सेटलमेंट बसाया। एरिक चाहता था कि ज्यादा लोग यहाँ आए, इसलिए उसने इस बर्फ से जमी हुई जमीन को ग्रीनलैंड नाम दिया ताकि ये सुनकर लोगों को लगे कि यहाँ हरियाली होगी। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ कुछ और नॉर्स लोग बसने लगे और 10th से 15th सेंचुरी तक उनका एक छोटा सा समाज बस गया जो बेहद फला फूला। यहाँ की जमीन पर वो लोग फार्मिंग, हंटिंग और ट्रेडिंग किया करते थे। लेकिन 15th सेंचुरी की शुरुआत में नॉर्स लोगों के निशान ग्रीनलैंड की हिस्ट्री से अचानक गायब हो गए। वो क्यों खत्म हुए या इलाका छोड़कर कैसे गए, इसका कोई एक पक्का जवाब नहीं है। माना जाता है कि इसका सबसे बड़ा कारण लिटिल आइस एज रहा होगा, जब 14 से 15 सेंचुरी में टेम्परेचर तेजी से गिरा था। इससे खेती और पशुपालन मुश्किल हो गया, समुद्र जमने लगे और यूरोप से होने वाला ट्रेड लगभग बंद हो गया। ऐसे में वो या तो भूखमरी का शिकार हो गए या धीरे धीरे वापस आइसलैंड की ओर माइग्रेट कर गए। नॉर्स के जाने के बाद भी इनुइट कम्युनिटीज जो थ्यूल कल्चर से विकसित हुई थी, वो ग्रीनलैंड में लगातार रहती रहीं, क्योंकि वो लोग इस हार्श एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल चुके थे। इसके बाद ग्रीनलैंड लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटा रहा, जब तक कि करीब 300 साल बाद 18th सेंचुरी में यूरोप ने दोबारा ग्रीनलैंड की तरफ रुख नहीं किया। ईयर 1721 में एक नॉर्वेजियन मिशनरी हैंस एगेडे ग्रीनलैंड पहुंचा और इसको नॉर्वेजियन डैनिश किंगडम से जोड़ने की कोशिश की। उस समय नॉर्वे और डेनमार्क एक यूनाइटेड किंगडम थे और उन्हें लगता था कि ग्रीनलैंड के लोग यूरोपियन रिफॉर्मेशन और क्रिश्चियनिटी से अछूते रह गए हैं। इसी सोच के साथ मिशनरीज ने ग्रीनलैंड में क्रिश्चियनिटी फैलाने की शुरुआत की और यहीं से ग्रीनलैंड का कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ और डैनिश नॉर्वेजियन क्राउन ने पूरे ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल कर लिया। आने वाली जनरेशंस में ग्रीनलैंड की बड़ी पॉपुलेशन को क्रिश्चियन बनाया गया और लोकल कल्चर पर यूरोपियन इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। इसके बाद यूरोप की राजनीति ने ग्रीनलैंड की किस्मत एक बार फिर बदल दी। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में यूरोप में फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्टे का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स के साथ पूरे कॉन्टिनेंट की व्यवस्था बदल दी थी। इन्हीं नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान डेनमार्क नॉर्वे साम्राज्य ने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ नेपोलियन का साथ दिया, लेकिन 1813 की वॉर्स में फ्रांस की हार के बाद इस गठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 14 जनवरी 1814 को हुई ट्रीटी ऑफ कील के तहत विक्टोरियस पावर्स ने पनिशमेंट के रूप में इस एम्पायर को तोड़ दिया और नॉर्वे का कंट्रोल स्वीडन के पास चला गया। हालांकि इस ट्रीटी के दौरान डेनमार्क ने चालाकी से पुरानी समुद्री बस्तियों जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड और फैरो आइलैंड्स को अपने पास ही रख लिया। यहीं से ग्रीनलैंड पूरी तरह डेनमार्क की कॉलोनी बन गया और यही फैसला आगे चलकर ग्रीनलैंड की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सख्त ट्रेड मोनोपोली लागू की, जिसके तहत ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज पर केवल डेनमार्क का हक हो गया। इनुइट लोग सील स्किन, व्हेल ऑयल और फिश जैसी चीजें सिर्फ डेनिश अथॉरिटीज को और उनके तय किए गए बेहद कम दामों पर बेच सकते थे। इस व्यवस्था ने लोकल इकोनॉमी को पूरी तरह डेनमार्क पर निर्भर बना दिया। लेकिन डेनमार्क का इससे भी मन नहीं भरा और उसने इनुइट लोगों की हजारों साल पुरानी परंपराओं और लाइफस्टाइल को पिछड़ा बताकर उन पर यूरोपियन वैल्यूज भी थोप दी। कई पुराने इनुइट सेटलमेंट्स को खत्म करके लोगों को जबरदस्ती बड़े शहरों में बसने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल डिस्ट्रॉय हो गई। इस तरह से डेनमार्क ने बिना किसी बड़े युद्ध के सिस्टमैटिक कंट्रोल के जरिए ग्रीनलैंड की पहचान पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में डेनमार्क को यह डर सताने लगा कि सिर्फ जमीन पर कंट्रोल काफी नहीं है, क्योंकि नॉर्वे कई बार कह चुका था कि ईस्टर्न ग्रीनलैंड ऐतिहासिक रूप से उसका है। इसलिए उसे लगने लगा कि उसे ग्लोबल लेवल पर अपनी सोवर्निटी को कानूनी मान्यता भी दिलानी होगी, वरना आगे कोई भी बड़ी ताकत ग्रीनलैंड के किसी हिस्से पर दावा ठोक सकती है। उसे यह मौका तब मिला जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग भड़क उठी और पूरा यूरोप युद्ध की आग में जलने लगा। इस दौरान जहां एक तरफ लाखों लोगों का खून बह रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी पावर्स अपने फ्यूचर इंटरेस्ट को सुरक्षित करने में जुटी हुई थी।
इसी माहौल में 1917 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक ऐतिहासिक डिप्लोमेटिक डील हुई, जिसके तहत डेनमार्क ने कैरेबियन सी में स्थित अपने आइलैंड्स, जिन्हें डैनिश वेस्ट इंडीज कहा जाता था, अमेरिका को $25 मिलियन के गोल्ड के बदले बेच दिए। आज यही इलाके यूएस वर्जिन आइलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके बदले में अमेरिका ने ऑफिशियली ये मान्यता भी दी कि पूरे ग्रीनलैंड पर सिर्फ डेनमार्क के एक्सक्लूसिव राइट्स है। इस डील ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के दावे को लीगली स्टेबल कर दिया। लेकिन ग्रीनलैंड की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आया, जब 1940 में नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया और ग्रीनलैंड प्रैक्टिकली एक लावारिस क्षेत्र की तरह हो गया। अमेरिका के लिए ये एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जर्मनी ग्रीनलैंड को कब्जा कर यूएस के लिए खतरा पैदा करे। इस क्राइसिस के समय वॉशिंगटन में तैनात डेनमार्क के डिप्लोमेट हेनरिक कॉफमैन ने एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने अप्रैल 1941 में अपनी गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए ग्रीनलैंड को जर्मनी से प्रोटेक्ट करने के लिए वहां अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसिस बनाने की परमिशन दे दी। ये बेसिस एलाइज के विमानों के लिए रिफ्यूलिंग पॉइंट्स और वेदर मॉनिटरिंग सेंटर्स बने, जो आर्कटिक रूट पर बेहद अहम थे। लेकिन हेनरिक कॉफमैन के इस फैसले के कारण डेनमार्क की गवर्नमेंट ने उन्हें ट्रेटर घोषित कर दिया। पर बाद में हेनरिक कॉफमैन का वही फैसला ग्रीनलैंड को नाजी कंट्रोल में जाने से बचाने वाला साबित हुआ और इसी वजह से इतिहास में कॉफमैन को द गुड ट्रेटर के नाम से जाना गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ, लेकिन दुनिया को शांति मिलने के बजाय दो नई महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक नई वॉर, कोल्ड वॉर शुरू हो गई। इस दौरान दोनों देश एक दूसरे को डिप्लोमेसी, मिलिट्री पोजीशनिंग और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की लड़ाई में पछाड़ना चाहते थे। ज्योग्राफी के नजरिए से देखें तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच सबसे छोटा रास्ता आर्कटिक और नॉर्थ पोल के ऊपर से होकर गुजरता था। इसी वजह से कोल्ड वॉर के दौर में माना जाता था कि अगर कभी अमेरिका और सोवियत के बीच युद्ध हुआ तो इस सिचुएशन में सोवियत मिसाइल्स इसी आर्कटिक रूट से अमेरिका तक पहुंचेंगे। यही वजह थी कि यूएस को डर था कि अगर सोवियत यूनियन ने ग्रीनलैंड में जरा भी इन्फ्लुएंस बना लिया तो अमेरिका का पूरा नॉर्दर्न पार्ट अनसेफ हो जाएगा। इसके अलावा ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी इसे रणनीतिक रूप से भी दुनिया की सबसे कीमती जगहों में से एक बनाती है। ग्रीनलैंड के एक तरफ आइसलैंड है और उसके आगे यूनाइटेड किंगडम है, और इन तीनों के बीच नैरो सी कॉरिडोर मौजूद है, जिसे GIU के गैप यानी ग्रीनलैंड आइसलैंड यूनाइटेड किंगडम गैप कहा जाता है। स्ट्रेटेजिकली ये एक चोक पॉइंट है, यानी अगर सोवियत यूनियन की सबमरीन्स या वॉरशिप्स को आर्कटिक से निकलकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में घुसना होगा तो उन्हें इसी नैरो पैसेज से गुजरना पड़ेगा। कोल्ड वॉर के दौरान ये गैप सोनार नेटवर्क्स, नेवल पेट्रोल्स और सर्विलियंस के लिए बेहद अहम था। जो भी शक्ति इस गैप को कंट्रोल करती वो नॉर्थ अटलांटिक की मैरीटाइम सिक्योरिटी और अमेरिका यूरोप सप्लाई रूट्स पर सीधा दबदबा बना सकती थी। इसी वजह से ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू अमेरिका के लिए और भी बढ़ गई। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1946 में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क के आगे ग्रीनलैंड को $100 मिलियन के गोल्ड के बदले खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन डेनमार्क ने ग्रीनलैंड बेचने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उसने अमेरिका को यह परमिशन जरूर दी कि अमेरिका चाहे तो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को ग्रीनलैंड में पहले से ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं था जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की थी। इससे करीब 80 साल पहले 1867 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सीवर्ड ने भी ग्रीनलैंड और आइसलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। सीवर्ड वही व्यक्ति थे जिन्होंने उसी साल रशिया से $7.2 मिलियन में अलास्का खरीदकर सबको चौंका दिया था। उनका मानना था कि नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न एंड पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होना चाहिए और ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छिपे नेचुरल रिसोर्सेज भविष्य में स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लिहाज से बेहद अहम साबित होंगे। लेकिन उस समय सीवर्ड की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, यहाँ तक कि अमेरिका के लोग उनकी अलास्का डील को सीवर्ड्स फॉली यानी उनकी मूर्खता मानते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अमेरिका ने बिल्कुल यूजलेस जमीन खरीद ली है। लेकिन 1946 आते आते कोल्ड वॉर के खतरों ने यह साबित कर दिया था कि सीवर्ड का विजन कितना दूरदर्शी था। हालांकि 1946 में भी यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन की पहल के बावजूद ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं मिला, लेकिन डेनमार्क की परमिशन के बाद यूएस ने 1950s में वहां एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाया जिसे थूले एयर बेस कहा जाता था। आज इसे पिटुफिक स्पेस बेस के नाम से जाना जाता है। इस बेस के जरिए अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए, जिनका काम सोवियत यूनियन से आने वाली किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल्स को समय रहते डिटेक्ट करने का था। अगर यूएस पर सोवियत का कोई अटैक होता तो ग्रीनलैंड से ही अमेरिका को अर्ली वार्निंग मिल जाती, जिससे वो काउंटर मेजर्स लेने के लिए तैयार हो सकता था। यही से ग्रीनलैंड कोल्ड वॉर में सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि अमेरिका की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन गया। इसी दौरान ग्रीनलैंड की कानूनी स्थिति में भी बड़े बदलाव हो रहे
थे। 1953 में ग्रीनलैंड को ऑफिशियली किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा बना दिया गया और वहां के लोगों को डेनिश सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन सिटीजनशिप मिलने के बावजूद ग्रीनलैंड के लोगों के मन में अपनी अलग पहचान और पूरी तरह आजाद होने की इच्छा बनी रही, जिसने आगे चलकर इंडिपेंडेंस की मांग को और भी मजबूत कर दिया। इसी के चलते 1979 में ग्रीनलैंड में होम रूल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके तहत ग्रीनलैंड के लोगों को यह हक दिया गया कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स को खुद संभाल सकते हैं। इस दौरान ग्रीनलैंड को अपनी पार्लियामेंट और अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने का अधिकार भी मिला और एजुकेशन, हेल्थ, फिशरीज और सोशल वेलफेयर जैसे फैसले अब वही लिए जाने लगे। हालांकि स्टेज पर भी ग्रीनलैंड पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं था और उसके डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जैसे बड़े मुद्दे डेनमार्क ही संभालता रहा। पूरे कोल्ड वॉर के दौरान ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बनी रही, लेकिन फिर 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो सोवियत की मजबूती भी चली गई और अमेरिका को भी सोवियत की तरफ से कोई खतरा नहीं रहा और उसका फोकस ग्रीनलैंड से हटकर अन्य रीजन्स पर शिफ्ट हो गया। इस तरह कुछ समय के लिए ग्रीनलैंड ग्लोबल स्पॉटलाइट से बाहर चला गया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जैसे जैसे 21वीं सदी की शुरुआत हुई, क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघलती बर्फ के नीचे दबे रिसोर्सेज की चमक और नई ग्लोबल पावर्स की एम्बिशंस ने दुनिया का ध्यान फिर से आर्कटिक की तरफ मोड़ दिया। 2000 और 2010 के दशकों में रशिया ने आर्कटिक रीजन में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज दोबारा तेज कर दी। हालांकि रशिया के लिए आर्कटिक सिर्फ एक बर्फीला इलाका नहीं है, बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी का हिस्सा है। रशिया की साइबेरियन कोस्टलाइन हजारों किलोमीटर तक आर्कटिक ओशन के साथ फैली हुई है और रूस की करीब 20% लैंड मास आर्कटिक सर्किल के भीतर आती है। इसके अलावा रशिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक से मिलने वाले ऑयल और गैस पर निर्भर है। इसी वजह से रशिया ने अपने कई पुराने सोवियत एरा मिलिट्री बेसिस को दोबारा एक्टिव किया और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर फ्लीट तैयार किया ताकि मोटी से मोटी बर्फ को काटकर आर्कटिक में अपनी पहुंच बनाए रख सके। इस तरह एक तरफ जहां रशिया आर्कटिक में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ 2009 में ग्रीनलैंड को सेल्फ रूल का अधिकार मिल गया, जिसकी ग्रीनलैंड के लोग लंबे वक्त से मांग कर रहे थे। सेल्फ रूल एक्ट ने ग्रीनलैंड को फुल इंडिपेंडेंस के बहुत करीब पहुंचा दिया। इस कानून के तहत ग्रीनलैंड को पुलिस, जस्टिस सिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स पर मालिकाना हक मिल गया। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि सेल्फ रूल एक्ट ने ग्रीनलैंड को यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया कि वो भविष्य में डेनमार्क से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है। हालांकि टेक्निकली ग्रीनलैंड अभी भी किंगडम ऑफ डेनमार्क का ही हिस्सा है, इसलिए उसकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े बड़े फैसले आज भी डेनमार्क संभालता है। लेकिन ग्रीनलैंड की यही ऑटोनॉमी और उसके नीचे छिपे बेशकीमती रिसोर्सेज ग्रीनलैंड को महाशक्तियों के बीच एक खतरनाक टग ऑफ वॉर में खींच लाए। जब से रशिया ने आर्कटिक सर्किल में ग्रीनलैंड के आसपास अपनी प्रेजेंस बढ़ाई, तब से यूएस को टेंशन होने लगी थी। यूएस की टेंशन को चाइना ने और भी बढ़ा दिया। चीन ने खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर दिया, जो दुनिया को यह सीधा इशारा था कि भले ही उसकी सीमाएं आर्कटिक से ना मिलती हो, लेकिन वो इस क्षेत्र के भविष्य, शिपिंग रूट्स और रिसोर्सेज में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। चीन की रणनीति सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो पोलर सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिसके तहत चीन आर्कटिक सी रूट्स के जरिए एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग को तेज और सस्ता बनाना चाहता है। अपनी इसी पोलर सिल्क रोड पॉलिसी के तहत चीन ने 2010 के दशक में ग्रीनलैंड में भी एंट्री कर ली और वहां के माइनिंग सेक्टर, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स और आयरन ओर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ग्रीनलैंड की इकोनॉमी उस समय लार्जली फिशिंग पर डिपेंडेंट थी, इसलिए चीन ने ग्रीनलैंड की सरकार को इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सपना दिखाकर आकर्षित किया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2012 से 2017 के बीच ग्रीनलैंड में चीन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां की कुल जीडीपी के 11% से भी ज्यादा हो गया, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक होल्ड है। लेकिन चाइना की एम्बिशंस यही नहीं रुकी। 2018 में उसने ग्रीनलैंड में 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाने के लिए भारी फंडिंग का ऑफर दिया, लेकिन अमेरिका ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना और इस ऑफर को रिजेक्ट करवा दिया। आर्कटिक और खासकर ग्रीनलैंड में चीन के इस बढ़ते इन्फ्लुएंस ने अमेरिका को गहरी चिंता में डाल दिया। इसने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आर्थिक रूप से चीन का डेट ट्रैप ग्रीनलैंड को पूरी तरह बीजिंग पर निर्भर बना देगा। यही से ग्रीनलैंड 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन गया और अमेरिका का रुख ग्रीनलैंड की तरफ काफी सख्त हो गया। 2000
2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर वो बात कही जो दशकों से बंद कमरों में सोची जाती रही थी। 2019 में व्हाइट हाउस में जर्नलिस्ट से बातचीत के दौरान ट्रंप ने खुले तौर पर ग्रीनलैंड को खरीदने की बात छेड़ दी। उन्होंने इसे एक रियल एस्टेट डील की तरह समझाया और कहा कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड को संभालने में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए यूएस इसे खरीदकर डेनमार्क का बोझ कम कर सकता है और साथ ही अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी मजबूत कर सकता है। ट्रंप के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया। जैसे ही ये खबर ग्रीनलैंड और डेनमार्क पहुंची, वहां से सख्त रिस्पॉन्स आया। डेनमार्क की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन ने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ट्रंप इस जवाब से इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपना शेड्यूल्ड डेनमार्क स्टेट विजिट ही कैंसिल कर दिया। उनका कहना था कि अगर डेनमार्क इस मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं है तो दौरे का कोई मतलब नहीं है। उस वक्त बहुत से लोगों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड वाले बयान को मजाक, सनक या एक इंपल्सिव रिमार्क मानकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन असल में वो बयान एक गहरी जियोपॉलिटिकल रियलिटी की तरफ इशारा कर रहा था। यही वजह है कि जब ट्रंप 2025 में दोबारा सत्ता में लौटे तो ग्रीनलैंड फिर से उनकी स्ट्रेटेजिक सोच के केंद्र में आ गया। फर्क बस इतना था कि इस बार बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। ट्रंप ने इस मुद्दे को कहीं ज्यादा सख्त लहजे, वेदर दे लाइक इट और नॉट वाले अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश रखी, लेकिन इस बार भी डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बावजूद ट्रंप पीछे नहीं हटे और उन्होंने ग्रीनलैंड को पाने की जिद नहीं छोड़ी। ग्रीनलैंड अब उनके लिए एक ऑब्सेशन बन चुका है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके पीछे कई रीजंस है। ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से यूएस के लिए काफी क्रिटिकल है। उनके मुताबिक अगर चाइना या रशिया ने ग्रीनलैंड में मजबूत प्रेजेंस बना ली तो ये अमेरिका के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट होगा। हाल ही में कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर हमने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रशिया और चाइना हमारे अगले पड़ोसी होंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन मामला सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। ग्रीनलैंड अमेरिका के ग्लोबल ट्रेड इंटरेस्ट के लिए भी बेहद अहम है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे आर्कटिक ओशन रूट्स अब साल के ज्यादा हिस्से में अनस्टेबल होते जा रहे हैं। इससे ग्लोबल ट्रेड की दिशा बदल रही है। यहाँ GIU के गैप सबसे अहम चोक पॉइंट है। अगर ये रूट यूएस के प्रभाव में रहता है तो पूरे नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड पर अमेरिका की पकड़ बनी रहेगी। लेकिन अगर यहाँ रशिया या चाइना का डोमिनेंस बढ़ता है तो यूएस के लिए ये गंभीर चिंता होगी कि इतना बड़ा ट्रेड कॉरिडोर उसके दरवाजे के पास से गुजर रहा है, लेकिन कंट्रोल उसके राइवल्स के हाथ में है। इसके अलावा ट्रंप ग्रीनलैंड को इसलिए भी पाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है। यहाँ जमीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे यूरेनियम, नियोडाइमियम और डिस्प्रोजियम के बड़े भंडार मौजूद है। ये मिनरल्स स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, GPUs और हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स के लिए बेहद जरूरी है। आज AI रेस और सेमीकंडक्टर वॉर अपने चरम पर है और दुनिया की करीब 85 to 90% रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चाइना का दबदबा है। यूएस की टेक्नोलॉजी भले ही दुनिया में सबसे आगे हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन है। अगर ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ रिसोर्सेज भी चाइनीज इन्फ्लुएंस में चले गए तो चीन जब चाहे तब ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई को रोक सकता है। यही वजह है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड के इन रिसोर्सेज पर अपना प्रभाव चाहता है। ग्रीनलैंड को अक्वायर या डिसाइसिवली कंट्रोल करके यूएस अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और चाइना की मोनोपोली को तोड़ना चाहता है। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है कि ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर इतना आक्रामक रुख सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उनके बेहद अमीर कॉर्पोरेट और इन्वेस्टर दोस्तों के इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं। अमेरिका में कई बड़े माइनिंग इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी ग्रुप्स पहले से ही रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मेटल्स और आर्कटिक रिसोर्सेज में भारी पैसा लगा चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका को मिलता है तो फ्यूचर की टेक इकोनॉमी में अमेरिका को मैसिव एडवांटेज मिलेगा। इन सब वजहों के चलते ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, ये मिनरल्स और ज्यादा एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। अमेरिका इसे एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है और इसी संसाधनों की दौड़ ने यूएस को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां ट्रंप मानते हैं कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता तो अमेरिका अपनी ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हटेगा। अपनी इसी बोल्ड स्ट्रैटेजी की एक खतरनाक झलक यूएस ने तब दिखाई जब उसने वेनेजुएला में एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया।
जनवरी 2026 में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत यूएस स्पेशल फोर्सेस ने कैराकस पर स्ट्राइक की और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर कर लिया। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर वेदर दे लाइक इट और नॉट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ये संकेत दिया कि अगर डिप्लोमेसी काम नहीं करती तो अमेरिका बाकी ऑप्शंस पर भी विचार कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने फिर से दो टूक शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ट्रंप के लगातार दबाव और बयानों से यूरोपियन पॉलिटिक्स में भी गुस्सा बढ़ता चला गया। डेनमार्क और ईयू के कई नेताओं ने इसे खुली बेशर्मी बताया। इसी गुस्से की सबसे तीखी झलक तब दिखी जब डेनिश एमईपी एंड्रेस विस्टीसेन ने सार्वजनिक मंच से ट्रंप को गाली तक दे डाली। वही ग्रीनलैंड के लोगों का भी सख्त रुख देखने को मिला। भले ही ग्रीनलैंड के 85% लोग डेनमार्क से आजादी चाहते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब भी अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड को खरीदने या वहां कब्जा जमाने की बात आती है तो लोकल लोगों का कड़ा विरोध देखने को मिलता है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि भले ही वो आजादी चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें चुनना पड़ा तो वो डेनमार्क के साथ ही रहना पसंद करेंगे। उनके लिए अमेरिका के साथ जाने का मतलब अपनी पहचान खोकर केवल एक मिलिट्री बेस बनकर रह जाने के बराबर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप का रुख नहीं बदला। उल्टा उन्होंने मिलिट्री एक्शन लेने की खुली धमकी दे दी कि किसी भी पल अमेरिकन फोर्सेस ग्रीनलैंड पर धावा बोल सकती हैं। ट्रंप की इस अग्रेसिव अप्रोच के बाद डेनमार्क के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन जैसे यूरोपियन नेटो देशों ने अपने ट्रूप्स ग्रीनलैंड में भेज दिए। इसी पॉइंट पर यह मामला सिर्फ ग्रीनलैंड या डेनमार्क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गया और यह मामला यूरोपियन नेटो कंट्रीज वर्सेस अमेरिका की एक खुली जंग में बदलने लगा। यहाँ शॉर्ट में यह समझना जरूरी है कि आखिर ये नेटो क्या है। असल में नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 32 देश शामिल है। इसका सबसे अहम नियम यह है कि अगर नेटो के किसी एक मेंबर देश पर हमला होता है तो उसे सभी नेटो देशों पर हमला माना जाता है और सभी मिलकर जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नेटो का हिस्सा है और चूंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, इसलिए अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की सोवरेनिटी को फोर्स से नुकसान पहुंचाता तो वही कदम यूरोपियन नेटो कंट्रीज वर्सेस अमेरिका की सीधी टक्कर में बदल सकता था। नेटो के कई मेंबर देशों ने साफ वार्निंग दी कि अगर यूएस ने ग्रीनलैंड के खिलाफ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल किया तो कलेक्टिव डिफेंस रूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। हालात यहां तक बिगड़ गए कि अमेरिका ने उन यूरोपियन देशों पर भारी ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए जो ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान का विरोध कर रहे थे। अमेरिका की यह सनक खुद यूएस को भी भारी नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि यूरोप के साथ संबंध टूटने का मतलब होगा एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका का अलग थलग पड़ जाना, जिसका सीधा फायदा चाइना उठाएगा। यही वजह थी कि जब नेटो देशों ने खुलकर ट्रंप का विरोध किया तो 21 जनवरी 2026 को डेवोस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप को बयान देना पड़ा कि वो ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप अपनी आर्ट ऑफ द डील से इसे हासिल कर पाते हैं या फिर उन्हें हमेशा ग्रीनलैंड के न मिल पाने का मलाल करते रहना पड़ेगा।